हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शित बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, उसके अंदर हम आगे का टॉपिक हमारा है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन, व्हाट इज अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एंड उसकी वेरियस टाइप की जो डेफिनेशन थी पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जो टाइप्स थे, like predation, parasitism, competitions, commensalations, emensalations, and mutalizations. So then after we will discuss today competition. What is a competition? जब दो different type की species होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है और अपने बेनिफिशियल के लिए, मतलब कोई स्पीसीज को बेनिफिट होगा, कोई स्पीसीज को बेनिफिट नहीं होगा, मतलब हार्मफुल होगा, और कोई स्पीसीज को बेनिफिट भी नहीं होगा और हार्मफुल भी नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस भी कर लिया था। और वो एक हमारा जो प्रीडेशन की जो प्रोसेस थी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, जो प्रीडेशन होता है जब दो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती है वो सर्वाइव होने के लिए प्रीडेशन करती है, उस प्रोसेस के डिटेल के अंदर हमने बात की कि प्रीडेशन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या इफेक्ट उसके पास किस तरह की इफेक्ट होती है एक्सेट्रा, वो सब हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं कि कंपटीशन, जब दो डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती है उन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होती है, उन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होता है तब क्या होता है। तो हमें पता है कि कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों स्पीसीज को ये कंपटीशन होती है और दोनों स्पीसीज के लिए हार्मफुल होती है। मतलब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक हमारा टेबल था, टेबल नंबर हमारी बुक्स के अंदर टेबल नंबर 13.1, उसके अंदर हमने कंपटीशन में स्पीसीज ए और स्पीसीज स्पीसीज बी दोनों के लिए हमने माइनस माइनस सिंबल यूज किया था, क्योंकि कंपटीशन होती है वो दोनों ऑर्गेनिजम्स, दोनों स्पीसीज के लिए हार्मफुल होती है। और इसमें अब हम आप बात कर ले कि कब कंपटीशन होती है, कौन सी कंडीशन में कंपटीशन होती है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यहाँ पे मैंने वेरी शॉर्ट में हमारी बुक की थियोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो फूड होता है, कोई भी लाइफ हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है, उसकी लाइफ स्ट्रगल से गुजरती है। सर्वाइव फॉर फिटनेस, वो सर्वाइव होने के लिए अच्छे से अच्छे सर्वाइव हो सके, इस तरह उसकी वजह से वो कंपटीशन करता है। उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ऑर्गेनिकल इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? पोटेंट जो फोर्स है उसकी वजह से उसके अंदर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मतलब जब भी दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन क्यों करते हैं, मतलब फर्स्ट तो वो सर्वाइव होने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, उससे स्ट्रगल करते हैं, उसकी हेल्प से वो फिटनेस सर्वाइवल फिट रह सकते हैं, उसके बाद उसकी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो सके, और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इम्पोर्टेंट जो फोर्स है उसकी वजह से होता है। तो डेट मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से अच्छे इस अर्थ पे सर्वाइव हो सके, अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा सके, अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर इवोल्यूशन ही थोड़े बहुत कुछ चेंजेस कर सके, इसके लिए वो ऐसी ही वो ट्राई करेगा, ऐसी ही कोशिश करेगा। तो इस दौरान कंपटीशन की एक मेजर जो कैरेक्टर है जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में वो कंपेयर होता है। यहाँ पे लिखा है वेयर कंपटीशन अकर, कब कंपटीशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कब कंपटीशन होती है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में। It is a generally believed that competition occur when a closely related species compete for the same resource that are limiting, but this is not entire true. मतलब कंपटीशन कब होती है? जब दो स्पीसीज होती है, सपोज ए स्पीसीज है, एक ए है और ए दूसरी स्पीसीज हमारे पास बी स्पीसीज है, वो दोनों कोई एक ही सोर्स के लिए कंपटीशन करते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फूड। अगर स्पीसीज ए है और स्पीसीज दो है, दोनों एक ही फूड के लिए, मतलब दोनों हर्बिवियस है, दोनों हर्बिवियस एनिमल्स है, तो वो दोनों एक ही फूड के लिए कंपटीशन करेंगे, मतलब झगड़ने लगेंगे। हमने देखा है कि बहुत बार जो एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए, फूड का मतलब कोई रिसोर्स होता है, इसके लिए वो दोनों के बीच में कंपटीशन होती है और झगड़ने लगते हैं। मतलब दो स्पीसीज है, उन दोनों के बीच में
कोई सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन होने लगती है, वो जो रिसोर्स होता है वो लिमिटिंग होगा। अगर कोई रिसोर्स होगा वो लिमिटिंग होगा, मतलब आपको मैं बता दूं कि ये जो फूड है वो लिमिटिंग है, मतलब थोड़ा ही है। अब ये जो फूड है वो कोई एक ही स्पीसीज उसको ईट करके वो सर्वाइव हो सकती है, लेकिन वहां पे दो सेम टाइप की स्पीसीज, मतलब क्लोजली रिलेटेड ऐसी स्पीसीज जैसे कि बफेलो एंड काउ, दोनों हर्बिवियस एनिमल से और क्लोजली रिलेटेड है। अब उन दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगेगी, क्योंकि जो फूड का रिसोर्स है वो कम है। बट दिस इज नॉट एंटायर ट्रू, बट ये सच नहीं है कि कंपटीशन इसी कंडीशन में हो, ऐसा नहीं है। कंपटीशन होने के बहुत सारे और भी रीजन है। एक रीजन तो ये था हमारा फर्स्ट रीजन कि कंपटीशन तभी होती है जब जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, उन दोनों एक ही रिसोर्स के लिए, और वो रिसोर्स लिमिटिंग होगा, तब उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगी। दूसरा हमारा एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है शेलो साउथ अमेरिकन लेक्स। एक हमारा है शेलो साउथ अमेरिकन लेक्स, अमेरिका के अंदर एक लेक्स है, मतलब तालाब है। वहां पे फ्लेमिंगोज नाम के जो बर्ड्स थे वो विजिट करते हैं, और उसी तालाब में एक फिशिस रहती है। उस फिशिश और फ्लेमिंगो बीच में भी कंपटीशन होती है। क्यों? कॉमन फूड, उन दोनों का कॉमन फूड है जू प्लैंकेटो। जो तालाब होता है उसके अंदर जो जू प्लैंकेटो होते हैं, जू प्लैंकेटन होते हैं, उसके लिए फ्लेमिंगो और फिशिश के बीच में कंपटीशन होती है। मतलब ये जो हमने कंपटीशन कब होती है, तब हमने देखा था कि क्लोजली रिलेटेड दो स्पीसीज होगी तभी कंपटीशन होगी, और फूड होगा वो कोई भी रिसोर्स होगा लिमिटेड होगा। यहाँ तो फ्लेमिंगो और फिश, इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में कॉमन फूड सोर्स है, उसके लिए कंपटीशन होती है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है कि कंपटीशन कब होता है। मतलब ये दूसरा हमारा एग्जांपल है। हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी थियरी के दौरान देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन, एक ही फूड सोर्स है, ये एक ही फूड सोर्स है, इसके लिए दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, ये सांप है और एक कोई अदर्स बर्ड्स है, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है एक ही फूड सोर्स के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि कंपटीशन जब भी दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और क्लोजली रिलेटेड कोई भी स्पीसीज, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होगी और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगी, उन दोनों के बीच में फूड सोर्स और अदर रिसोर्स के लिए जब कंपटीशन होगी, तो दोनों के लिए हार्मफुल होगी, दोनों के लिए हार्मफुल होगी। जैसे कि हमने बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी, एक बिल्ली था, दो बिल्ली झगड़ रही थी खाने के लिए। उसके बाद एक बंदर आता है, उन दोनों को डिवाइड करता है, अगर फूड होता है वो डिवाइड कर देता है, लेकिन वो दोनों झगड़ने में रहती है, और जो बंदर था हमारा वो फूड लेके वहां से चला जाता है। मतलब अगर कंपटीशन किसी के बीच में, मगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हुई, तो उनके लिए वो हार्मफुल होगा, दोनों के लिए वो हार्मफुल है। एक बेस्ट एग्जांपल है। और मैंने बताया कि कंपटीशन कब होती है। फर्स्ट तो दो डिफरेंट डिफरेंट दो हमारे पास स्पीसीज है, दो हमारे पास स्पीसीज है, एक स्पीसीज है क्लोजली रिलेटेड और एक स्पीसीज है डिफरेंट, दोनों को बीच में सेम रिसोर्स के लिए एक सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन होती है। उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का एक हमारा टॉपिक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, उन दोनों के बीच में हमें एक जो हमारी बुक्स के अंदर एक वन टाइप ऑफ लाइंस लिखी है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब का कंपटीशन ऑफ लिमिटिंग रिसोर्स अमोंग द सेम स्पीसीज। मतलब मैंने आपको बताया था सेम स्पीसीज, जैसे कि दो काव है, वो एक ही हर्बेवियस प्लांट घास के लिए लड़ रही है। यहाँ पे दो फॉक्स दिए हैं हमें, दो फॉक्स है, वो एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही फूड के लिए दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन होती है, लाइक यहाँ पे शेर और यहाँ पे एक कुत्ता, वो दोनों फूड के लिए एक दूसरे के साथ
कंपटीशन करते हैं, दोनों फूड के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। तो दैट इज अ इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब हमारा जो लेक का फ्लेमिंगो एंड फिश के बीच में जो कंपटीशन थी वो कौन सी कंपटीशन थी, इंटर स्पेसिफिक। और हमारे जो सेम स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स थे उसके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज की क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कंपटीशन हो रही थी वो हमारी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन थी। तो ये हमें याद रखना जरूरी है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। यस, यहाँ पे दिया है व्हाट इज अ interference competition। यहाँ पे दिखा है interference competition, the feeding efficiency of the one species may be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even the resource food and space are abnormal। interspecific competition मतलब ये हुआ, interspecific competition मतलब यस, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब वन टाइप ऑफ, हमने जैसे देखा था इंट्रा स्पेसिफिक जो कंपटीशन है, इंटर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की हमने जैसे कि यहाँ पे प्रीवियस देख लिया है कि सेम फूड के लिए दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का हमारे बुक्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम जो स्पीसीज होती है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती है, तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन भी किया, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज मे बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। अगर एक स्पीसीज है वो कोई फूड के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे ही कोई अदर स्पीसीज प्रेजेंट है जो उसके साथ कंपटीशन करेगी फूड के रिसोर्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। सो कंपटीशन इज द बेस्ड डिफाइंड, अब इसके डिपेंड हम कंपटीशन के एक डिफिनेशन दे सकते हैं। द कंपटीशन इज अ बेस्ड डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which the fitness of one species measured in terms of its R interesting rate of increase is significantly lower than the presence of other species। मतलब कंपटीशन का अब डेफिनेशन ऐसा होता है कि दो स्पीसीज से डिफरेंट है या सेम है, डजंट मैटर। मतलब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जब कंपटीशन होगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मेजरमेंट ऑफ जो आर है, इंटरेस्ट इंटेराइजिंग रेट है, वो आर इंक्रीज होगा, मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारी गैया है, क्वांटिटी में 100 गैया है, यहाँ पे 100 काउस है यहाँ पे एक, और यहाँ पे 15 बफेलो है। कितने बफेलो? 15। और एक ही फूड के लिए कंपटीशन करते हैं, घास के लिए कंपटीशन होती है। तो जितनी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब आर की वैल्यू जिसकी ज्यादा है, उस वो ऑर्गेनिजम्स होगी, वो स्पीसीज होगी, वो वहां पे प्रेजेंट रहेगी, और अदर जो स्पीसीज है वहां से एब्सेंट हो जाएगी। मतलब हमें पता है कि कंपटीशन होते हैं, जनरली गेम्स में कंपटीशन होती है, खेल में कंपटीशन होती है, बहुत जगह पे कंपटीशन होती है। तो जीतता वही है जिसकी जो इसकी जो फिटनेस है वो ज्यादा हो, जिसकी फिटनेस ज्यादा हो वही जीतता है। तो वहाँ यहाँ पे फिटनेस मतलब जो स्पीसीज की क्वांटिटी, जो स्पीसीज ज्यादा फिट है वो इस तरह के डिफरेंट रीजन में जीतेगा और सरवाइव होगा। तो दैट इज अ कंपटीशन। मतलब आर की वैल्यू ऑल्सो इंटरफियर इन दिस कंपटीशन, ऑल्सो इंटरफियर इन कंपटीशन टॉपिक। मतलब हम कंपटीशन मतलब दोनों में से जो भी स्पीसीज हाईली सर्वाइवल होगी और हाईली वो फिट होगी, वो वहां पे सर्वाइव होगी, और अदर आर रिमूव फॉर दिस रीजन। यहाँ पे एक ऐसा ही एग्जांपल दिया है। हमारा एक साइंटिस्ट आया, गोज, एक हमारा साइंटिस्ट था गोज। गोज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक स्पेसिफिक रीजन था, वहां पे कछुए रहते थे, और वो कछुए बहुत सारे वो कछुए घास खाते थे, मतलब हर्बीवेस कछुए थे। अब उसके बाद उसी रीजन में बहुत सारी गोट को एंटर किया गया, आर्टिफिशियली वहां पे गोट्स को एंटर किया गया। अब गोट्स वहां पे आ गई, तो गोट्स भी हर्बीवेस थी। अब ये कछुए और गोट्स के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन होगी। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने की वजह से एक टाइम ऐसा आया
कि जो कछुए थे वो जीरो हो गए, वहां पे कछुए की पॉपुलेशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो गोट्स थी उन दोनों के बीच में पॉपुलेशन हुई, और गोट्स थी वो घास खाने में भी स्पीडी होती है, उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा फिट है घास खाने के लिए, और कछुआ होता है वो तो धीरे धीरे चलता है, उसकी बॉडी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कछुआ इस कंपटीशन में हार गया, मतलब वो फिट नहीं था। तो मतलब ये गोस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने नेचुरली ये डिक्लाइन किया। व्हेन द रिसोर्स आर लिमिटिंग, अगर रिसोर्स लिमिटिंग है, मतलब घास था वो लिमिटिंग है, कोई एक ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो सकता है, लिमिटिंग, द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल बी इवन म्यूचुअली एलिमेंट टू द अदर स्पीसीज। जो स्पीसीज कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगी, मतलब स्ट्रांग होगी, वो स्पीसीज वहां पे सर्वाइव हो सकेगी। बट एविडेंस फॉर such competitive exclusion occurring in a nature is not always conclusive। मतलब बहुत सारे ऐसे एविडेंस भी है कि नेचर में ऐसा हुआ है। यहाँ पे दिखा है एबिंगो टोर्टोरिस, मतलब एक जो एबिंगो स्पीसीज का जो एक टोर्टोरिस था, मतलब कछुआ था, वो गैलप गैलापागो गैलापागोस आइसलैंड के वहां पे प्रेजेंट मतलब पाया जाता था। वहां पे बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट्स वेर इंट्रोड्यूस ऑन द आइसलैंड। इस आइसलैंड में गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तब वो एग्जिस्टेंट मतलब वहां से चले गए और हमें नहीं दिखे, बिकॉज apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। जो गोट्स होती है उसकी जो ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी है, खाने की जो स्पीड है, उसकी कंपैरिजन में हमारी जो कछुए थे उसकी जो कछुए की जो स्पीसीज है वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी, मतलब वो वहां से चली गई। उसके बाद हमारा आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज का एक टॉपिक, कॉम्पिटिटिव रिलीज का। यही एक ये भी एक इस तरह का टॉपिक है, एक इस तरह की थियरी है। A species were distributed in a restriction to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to the expand is a distribution range। जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगी, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीसीज होगी, यहाँ पे लिखा है ये हमारा जियोग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर जो बड़े राउंड है वो हमारे सुपीरियर स्पीसीज है, मतलब कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्ग जो एनिमल्स है, स्पीसीज है वो है। और ये हमारे छोटे है और स्मॉल स्पीसीज है, मतलब कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज है वो। ये सुपीरियर एनिमल्स के कंपैरिजन में वहां पे उस एरिया में, उस जियोग्राफिकल एरिया में सर्वाइव नहीं हो सकेंगे, वहां से रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोसेस है, इस तरह की जो कंपैरिजन है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ऑल्सो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हमारा एक साइंटिस्ट था कानेल कानेल एक हमारा साइंटिस्ट था कानेल्स, हमारा एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। जैसे पहले गोज ने एक्सपेरिमेंट किया था कछुए और गोट के बीच में, यहाँ पे कैनल्स ने भी एक सा एक्सपेरिमेंट किया कि जो रॉकी से कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का जो रॉकी से कोस्ट था, वहां पे कंपटीशन करवाई, एक कंपटीशन करवाई, एक बैलेंस टाइप का, एक जो एनिमल्स है बैलेंस टाइप का, जो हाईली स्पीसीज है उसके उसके वो, और जो स्मॉल एनिमल है उसके बीच जो चेथे चेथेमेलेंस और बैलेंस, इन दोनों के बीच में कंपटीशन करवाई। उसमें से हाईली हाईली सुपीरियर स्पीसीज थी बैलेंस की, तो जो हाईली सुपीरियर स्पीसीज थी वो बैलेंस की थी, तो बैलेंस वहां पे सर्वाइव हो गए। और जो स्मॉल स्पीसीज थी हमारे चेथेमेलेंस, वो वहां से रिमूव हो गए। तो एक कॉम्पिटिटिव रिलीजिंग है, मतलब ये जो गोस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कॉम्पिटिटिव रिलीजिंग के कंपैरिजन में हमारे हमारे जो कानेल्स नाम के जो साइंटिस्ट है उसने किया था। तो ये साइंटिस्ट का नाम भी हमें याद रखना है। कानेल्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट, कौन सी जगह स्कॉटलैंड के रॉकी से कोस्ट है, उसने कंपटीशन किस में कौन कौन सी स्पीसीज के बीच में करवाई। तो एक स्पीसीज थी जो बेलेनेंस थी, जो हायर सुपीरियर थी, एंड देन आफ्टर दूसरी उसकी कंपैरिजन में चेथेमेलेंस थी जो स्मॉलर सुपीरियर, मतलब स्मॉलर स्पीसीज थी।
तो हमें जैसे कि पता है, अगर कोई जियोग्राफिकल एरिया है, अगर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई सुपीरियर स्पीसीज है, वो वहां पे ज्यादा सर्वाइव होगी, वो कॉम्पिटिटिवली उसकी जो सुपीरियरिटी है वो हाई है, तो वो वहां से सर्वाइव होगी और दूसरी स्पीसीज वहां से रिमूव हो जाएगी। तो दैट इज अ कॉम्पिटिटिव रिलीजेस कॉन्सेप्ट। देन यहाँ पे दिया गया एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब हमारा एक फिर से गोज आया, गोज ने एक प्रिंसिपल दिया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, competitive exclusion principle. Two different species cannot occupy the same niche in the same geographic area. If do, they will be they will compete with one another of the same food and other resource. Eventually one species will be outcome to other. गोश था, उसने एक हमारे जो कछुआ था उसका एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद हमें जो स्मॉलर एंड हायर जो सुपीरियर स्पीसीज के बीच में जो हमारे दूसरे कानेल्स का जो कानेल्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया गया कि कोई भी नेचर हो वहां पे दो सेम स्पीसीज दो सेम स्पीसीज और अदरवाइज दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकती। सपोज यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे एनिमल्स है वो एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि उसके जो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगी, और कंपटीशन होने के बाद एक स्पीसीज होगी वहां से रिमूव हो जाएगी, और एक स्पीसीज जो सुपीरियर होगी वो वहां पे स्टेबल रहेगी, और जो स्मॉल स्पीसीज होगी वो वहां से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो ये इवेन्युअली होता है, मतलब इवोल्यूशन होता है, मतलब जो कंपटीशन होती है। जैसे कि नेचर थे उसके अंदर हमने कछुआ और गोट का एग्जांपल दिया, तो जो ज्यादा सुपीरियर एनिमल गोट्स थी, तो कछुआ वहां से रिमूव हो गया। मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि अगर उसकी जो फूड अवेलेबिलिटी होती है और उन दोनों के बीच में जो अदर सेम फूड एंटर करते हैं, मतलब रह सकते हैं साथ में। सिंपल मैं आपको बता दूं कि वो साथ में रह सकते, कब साथ में रह सकते, जब वो उसका जो रिसोर्स और फूड डिफरेंट होगा। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो मांस खाते हैं, मतलब जो एनिमल प्रीडिएशन करके जिंदा रहते हैं, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज एक दूसरे के साथ साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं, मतलब कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन जब सेम फूड रिसोर्स होगा, उन दोनों के बीच में सेम फूड रिसोर्स होगा, जैसे कि टाइगर और लायन, तो टाइगर की स्पीसीज और लायन की स्पीसीज एक ही फॉरेस्ट में एक साथ नहीं होगी, वहां पे टाइगर ज्यादा होंगे और अदरवाइज लायन ज्यादा होगी। जैसे कि हमारा गिर का जो फॉरेस्ट है वहां पे टाइगर लायंस ज्यादा होते हैं, टाइगर कम से कम पाए जाते हैं। मतलब जो दोनों का फूड का रिसोर्स सेम है, मतलब उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती है। इस टाइप का जो प्रिंसिपल है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल, आप सबको ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। देन आफ्टर ये जो भी मैंने थियरी आपको एक्सप्लेन की है, वो एक्सप्लेन थियरी हियर यहाँ पे दी गई है। कंपटीशन में क्या होता है, इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंट्राफेरेंस कंपटीशन मतलब क्या, फूड के रिसोर्स के बारे में गोस का प्रिंसिपल, ये हमारा है। ये हमारा जो बर्ड्स था वो फ्लेमिंगो बर्ड्स है, और यहाँ पे इसकी तालाब में जो मछलियां रहती है, यहाँ पे जो तालाब में मछलियां रहती है उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती है। किसके लिए कंपटीशन है, जू प्लैंकटन के लिए। यहाँ पे आप जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, जो जू प्लैंकटन वन टाइप ऑफ प्लांट की स्पीसीज है, वो खाने के लिए उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती है। और ये हमारा कछुआ है, जो ये जो हमारा कछुआ है, वो कछुआ कहाँ पे हमारे गेला गेलापागोस आइसलैंड में पाया जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर गोट को इंट्रोड्यूस किया, मतलब सेम फूड रिसोर्स हो गया, तो ये जो कछुआ की स्पीसीज है वो वहां से रिमूव हो गई। मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंपटीशन होती है, तो एक एनिमल को पीछे चला जाता है। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव रिलीजेस का जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो साइंटिस्ट था, हमारा जो साइंटिस्ट था दूसरा जो साइंटिस्ट था, ये हमारा बैलेंसेस, और उसके बाद ये हमारी दूसरी स्पीसीज है चेथेमेलेंस, उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन हुई उसकी बात की है। उसके बाद ये हमारा
जो साइंटिस्ट था कानेल्स कानेल्स और उसके जो फ्रेंड्स थे, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया कि जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल एरिया में जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वही सर्वाइव होगी, दूसरी स्पीसीज वहां से रिमूव होगी। उसके बाद ये जो गोस और कैनल्स ने एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया उसने किया कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है कंपेटिंग for the same resource cannot be coexistent identifiably and the competitively interferer on will be eliminated eventually। मतलब दो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दो सेम और डिफरेंट स्पीसीज कोई भी हो, अगर उसका फूड रिसोर्स और जो इसका जो कोई भी रिसोर्स सेम होता है, वो दो एक साथ नहीं रह सकते। बट उसके बाद एक कंपटीशन का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था उसको फॉल्स करने के लिए, मतलब यहाँ पे लिखा है कि इस प्रॉब्लम को, इस कंपटीशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस में बी ट्रू ऑफ रिसोर्स आर लिमिटिंग। अगर ये कंपटीशन का जो हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, अगर फूड का जो सोर्स लिमिटिंग होगा, लिमिटेड है, तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल सच्चा है, मतलब ट्रू है। क्योंकि अगर हमारे पास एक आइसलैंड है, वहां पे घास कोई एक ही स्पीसीज को सर्वाइव कर सकती है, इतना ही है, तो वहां पे दो स्पीसीज है तो एक वहां से जो सुपीरियर होगी वो सर्वाइव होगी, एडेप्ट होगी, और दूसरी स्पीसीज वहां से रिमूव हो जाएगी। लेकिन फूड इतना है कि वहां पे दो तीन चार स्पीसीज एक साथ रह सकती है। तो एक कंपटीशन का जो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था कि दो सेम स्पीसीज जिसके पास सेम रिसोर्स का जो फूड का और सेम रिसोर्सेस का जो प्रॉब्लम है वो सेम होता है, तो उसके लिए ये सच्चा नहीं है। ये जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव जो प्रिंसिपल था वो ट्रू नहीं है। बट नॉट अदरवाइज, यहाँ पे लिखा है बट नॉट अदरवाइज मोर रिसेंट स्टडी do not support such a gross generalization about the competition will they do not rule out the occurrence inter-specific competition in a nature। अब मैं आपको बात कर दूं कि अगर फूड लिमिटिंग नहीं है, अनलिमिटेड फूड कोई नेचर के अंदर है, कोई जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है, तो वहां पे कछुए, हमारे जो एग्जांपल में लिए थे, कछुए और गोट दोनों एक साथ सर्वाइव हो सकते हैं। कैसे कि दोनों, मतलब रात में होती है वो गोट ईटिंग करे, मतलब कोई स्पेसिफिक फूड का पार्ट है वो डिवाइड करे किया जाए, फूड का जो पार्ट है, जो रिसोर्स है, उसको पार्टिस जो फूड का जो सोर्स है उसको डिवाइड किया जाए, एग्जिस्ट किया जाए, दोनों को डिवाइड किया जाए, तो उस तरह की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशंस। रिसोर्स पार्टीशन की जो प्रोसेस है, मतलब जो फूड है उसको डिवाइड किया जाए, दो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव हो सकते हैं इतने फूड में, तो उसको उन दोनों अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंपटीशन नहीं करते, वो दोनों अंडरस्टैंडिंग से एक ही जगह पे कंप्लीटली सर्वाइव हो सकते हैं। तो ऐसा एक हमारा साइंटिस्ट था मैक एंथर, उसने इस तरह की जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी उसको एक ही जगह पे, एक ही ट्री में जिंदा रखा, एक ही ट्री के अंदर जिंदा रखा, और ये इसका जो हमारा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था उसको फॉल्स किया कि एक ही जगह पे दो तीन चार स्पीसीज अगर फूड का सोर्स अनलिमिटेड हो तो रह सकते हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होती। अगर फूड का सोर्स लिमिटिंग है तो ही उन दोनों के बीच में कंपटीशन होती है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ऐसे ही एक एग्जांपल है, एक बर्ड, एक हमारे पास एक ट्री है, एक ही ट्री के अंदर 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 5 जो बर्ड्स थे, बर्ड्स की स्पीसीज थी, वो एक ही ट्री में, एक ही ट्री की हेल्प से सर्वाइव हो सकते हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं हो रही थी। मतलब ए बर्ड्स था, उसने एक स्पेसिफिक रीजन जो प्लांट था उसका यूज करती थी, उसके बाद दूसरी बर्ड एक दूसरा प्लांट का रीजन थी वो सर्वाइव होने के लिए यूज करती, मतलब फूड एज अ फूड यूज करती थी। उसके बाद एक प्लांट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे येलो पार्ट ये आपको दिखाए गए हैं, जो भी येलो पार्ट आपको दिखाए गए प्लांट में, वो पार्ट है वो स्पेसिफिक बर्ड का था, वहां पे दूसरे बर्ड्स नहीं आते, मतलब डिवाइडेशन, फूड का डिवाइडेशन हो गया। इतना फूड है कि 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज वहां पे सर्वाइव हो सकती है, तो उन दोनों के बीच में जो कंपटीशन हो रही थी वो कंपटीशन नहीं होगी। तो ये है हमारा रिसोर्स
resource patronizing, that is a most important process. That is a resource partitioning, मतलब पार्टीशन डिवाइड किया गया, पूरा डिवीजन प्रोसेस है, जो सोर्स था, फूड का सोर्स था, उसको डिवाइड किया गया। मतलब आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछे कि कंपटीशन का प्रॉब्लम है सॉल्व किस तरह से होता है, और अदरवाइज आपको पूछे कि गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कब फॉल्स हुआ था, तो आपको बताना है कि फूड अगर अनलिमिटेड है, अगर लिमिटेड फूड है, अगर लिमिटेड सोर्स में है, अगर फूड है कोई स्पेसिफिक टाइपली लिमिटिंग सोर्स में है, तो ही ये जो हमारा फूड का मतलब तो ही ये जो ग्रोथ का जो कॉम्पिटिटिव रिसोर्स एग्जाम प्रिंसिपल था वो सच्चा है। अगर फूड अनलिमिटेड है तो ये जो प्रिंसिपल थे वो फॉल्स था, वो प्रिंसिपल था वो फॉल्स था, और वो प्रिंसिपल भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉपुलेशन इंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है वो है पेरेटाइजेशन। पेरा पेरेटाइजेशन मतलब जो पैरासाइट होते हैं दूसरी जो दूसरे ह्यूमन दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बॉडी में रह के सर्वाइव होते हैं, उसकी बात हमें आज करनी है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। Parasitism. Parasitism is a most important thing. पैरासाइटिज्म मतलब क्या है, आपको मैं ओवरव्यू बता दूं। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि पैरासाइटिज्म के अंदर एक स्पीसीज है और ये दूसरी स्पीसीज है, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर। तो ये स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की बॉडी के अंदर और अदरवाइज बॉडी की सरफेस पे रह के सर्वाइव होती है, जिंदा रहती है। उसके अंदर एक होती है, मतलब जो स्पीसीज ए है हमारी, जिसके जो स्पीसीज ए है हमारी उसको हार्मफुल होगा, स्पीसीज बी है वो स्पीसीज ए के लिए हार्मफुल होगी। जो उस इस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं पैराजाइटिज्म। तो कंसिडरिंग द पैरास्टिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर ऑफ फीड free loading and meals is a not surprising that parasitism has involved into many taxonomic group of plants to the higher vertebrates। higher vertebrates plant और बहुत सारे दूसरे organisms भी parasitisms रहते हैं। many parasites have involved to be host specific। they can be parasites only on a single species of a host। एक host होता है, मतलब ए होस्ट है और ए दूसरा हमारा पैरासाइट है। मतलब एक स्पीसीज उसके अंदर होस्ट होगी कि जिसके अंदर जो स्पीसीज ए है और ए स्पीसीज बी है, तो स्पीसीज ए हमारे लिए पैरासाइट है और ए स्पीसीज बी है वो होस्ट होती है, मतलब जिसके अंदर वो रह के सर्वाइव हो सकती है। तो जो होस्ट होता है उसको जो होस्ट की बॉडी होती है उसके लिए जो पैरासाइट है वो हार्मफुल होता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में से जो पैरासाइट है उस पैरासाइट है उसकी जो पैरासाइट है वो लाइफ अपनी लाइफ साइकिल बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन करता है। उसकी वजह से जो होस्ट है उसकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, मतलब वन टाइप ऑफ बहुत सारे डिजीज होते हैं। लाइक अपनी जो बॉडी है, मतलब जो होस्ट की बॉडी है वो रेजिस्ट करती है, मतलब इस पैरासाइट को रेजिस्ट करने के लिए, उस पैरासाइट को बाहर निकालने के लिए अपनी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसकी हेल्प से जो पैरासाइट है वो वहां पे सरवाइव होने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म एडेप्ट करता है, स्पेशल मैकेनिज्म एडेप्ट करता है जिसकी हेल्प से वो वहां पे सरवाइव हो सके। लेकिन दोनों मतलब वन टाइप ऑफ कंपटीशन जैसा ही है कि होस्ट जो पैरासाइट है उसको रिमूव करने की कोशिश करती है, और जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा रह सके, अपनी लाइफ साइकिल चला सके, ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट करती है। तो अपनी साइकिल चलाती है। रिप्रोडक्टिव जो होस्ट होता है, होस्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके बाद जो होस्ट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है और होस्ट की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो सब लॉस हो जाती है ये पैरासाइट की वजह से। और जो पैरासाइट होती है उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, पैरासाइट की जो पैरासाइट की जो शक्कर एंड
पैरासाइट की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो हाई हो जाती है, क्योंकि उसको होस्ट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है, जिसके हेल्प से वो अपनी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ा सके। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे सर्वाइव हो सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ये सारी यहाँ पे बहुत सारी पेरेटाइजेशन की थियरी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पैरासाइट होते हैं वो जो होस्ट के सरफेस के ऊपर शकर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। लाइक आपको मैं बता दूं कॉकरोच, तो कॉकरोच के पास ऐसा शक्कर होता है, बहुत सारी फिश के पास ऐसा शक्कर्स होता है, जिसकी हेल्प से उसके जो शक्कर्स होते हैं वो जो होस्ट है वहाँ उस होस्ट में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और वो सर्वाइव होते हैं। उसके बाद हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइट का, वो है मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरिया पैरासाइट है वो ह्यूमन के बॉडी के अंदर, ह्यूमन के लिवर्स के अंदर सर्वाइव होता है, ह्यूमन की बॉडी के लिवर्स के अंदर सर्वाइव होता है। और वहां पे अपना जो लाइफ साइकिल है वो दुगना करता है। हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम जब मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मलेरिया पैरासाइट है वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी और जो मॉस्किटो की बॉडी है उसके अंदर अपना जो पूरा लाइफ साइकिल है वो चलाता है, और किस तरह से जो उसकी जो लाइफ साइकिल है और किस तरह से वो सर्वाइव होता है। उसके बाद मैं बात करूं जो पैरासाइट है उसके दो टाइप्स होते हैं। पैरासाइट्स के दो टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे एंडोपैरासाइटिज्म। एंडोपैरासाइटिज्म मतलब जो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर घुसे, होस्ट की बॉडी के अंदर घुसे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है एक इमेज के अंदर, ये जो पैरासाइट होते हैं वो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया। उसके बाद मलेरिया के जो पैरासाइट्स है वो सारे पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर जाके उसकी होस्ट होस्ट की बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिफेंस करते हैं। उसकी उसकी जो दूसरे सारे जो वर्क्स होते हैं होस्ट की बॉडी के, उसको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उसको सर्वाइव होना है। उसके बाद एक्टोपैरासाइट मतलब होस्ट की सरफेस पे, लाइक आपकी कोई स्किन है तो वहां पे जो मच्छर है मॉस्किटो, वो फूड के लिए कोई होस्ट होता है, उसके लिए कोई, जैसे कि ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग की स्किन पे वो बाइट करके वहां से वो खून सक करने लगता है, मतलब वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर से ही वो सर्वाइव होता है थोड़े टाइम के लिए। और ये जो हमारा एंडो एंडोपैरासाइट एंडोपैरासाइट है वो इंटरनली बॉडी के अंदर सर्वाइव होता है। यहाँ पे ये जो पैरासाइट है उसके एग्जांपल दिए गए। एक्टोपैरासाइट्स लाइक ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टोपैरासाइट जो ह्यूमंस के अंदर जो बहुत सारे ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स लाइक डॉग्स, उन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि डॉग की बॉडी के सरफेस पे ऊपर छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं वो चिपके हुए होते हैं, जो उसकी उस एनिमल्स में से सर्वाइव होते हैं। उस एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशन सब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो सर्वाइव होते हैं। उस टाइप के जो पैरासाइट है उसको हम एक्टोपैरासाइट करते हैं। बहुत इजी है, एक्टोपैरासाइट का टॉपिक है। उसके बाद बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं वो हार्मलेस भी होते हैं, और बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। मतलब ये जो पैरासाइटिज्म का जो पूरा टॉपिक है उसमें एक स्पीसीज को, कोई भी एक स्पीसीज मतलब होस्ट है उसको, होस्ट के लिए वो नाइदर न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जो कोई इफेक्ट, मतलब बॉडी जो होस्ट है उसकी बॉडी को कुछ इफेक्ट, मतलब उसकी बॉडी को कुछ कोई भी टाइप की होस्ट की जो बॉडी है उसको कोई भी हम मतलब कोई डिजीज और कोई हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होती। दोनों न्यूट्रल होते हैं। और सम टाइम जो होस्ट की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी डिफेंस एक्टिविटी क्रिएट होती है, जिसके वजह से जो होस्ट होता है उसकी बॉडी में हार्मफुल, मतलब मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट है वो हार्मफुल ही होते हैं, लेकिन सम स्पेशल स्पीसीज होती है पैरासाइट की वो हार्मफुल नहीं होती, उसकी जो हार्मलेस होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। ये एक्टोपैरासाइट वो ज्यादातर हार्मफुल होते हैं और जो बॉडी के बाहर सर्वाइव होते हैं। उसके बाद एंडोपैरासाइट, ये यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट है, प्लांट की बॉडी के सरफेस में बहुत सारे इस तरह के जो इंसेक्ट है वो और सर्वाइव होते हैं। यहाँ से ये जो प्लांट है उसमें से न्यूट्रिशन सक करके, तो इसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। इसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट इमेज है एंडोपैरासाइट। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि लंग्स, लीवर, रेड ब्लड सेल एक्सेट्रा के अंदर
जो पैरासाइट होते हैं वो सर्वाइव होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप्स के जो डिजीज है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक अदर टाइप से पैराजाइटिज्म का वो है ब्रॉड पैराजाइटिज्म। ये आपको याद रखना है। ब्रॉड पैराजाइटिज्म मतलब क्या? ब्रॉड पैराजाइटिज्म मतलब क्या? ब्रॉड पैराजाइटिज्म मतलब बहुत सारी जो बर्ड्स होती है वो बर्ड्स अदर जो बहुत सारी बर्ड्स होते हैं वो पैराजाइटिज्म करते हैं। पैराजाइटिज्म मतलब जो बर्ड्स होती है वो अपना जो एग होती है, मतलब जो इंडा होता है, जो अपना जो बर्ड्स लेट्स इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स अ होस्ट, लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम। मतलब बहुत इजी टॉपिक है। ये एक बर्ड्स है जो पैरासाइट्स बर्ड्स है और एक दूसरा बर्ड्स है जो होस्ट है। अगर होस्ट ने अपना नेस्ट बनाया है मतलब अपना घर बनाया है, नेस्ट ने वहां पे कोई अपनी जो होस्ट है उसने अपने 3 एग रखे हुए हैं यहाँ पे। ओके। उसके बाद जो हमारी पैरासाइट बर्ड होगी वो क्या करेगा, अपने जो इंडे है वो दूसरे नेस्ट में रख देती है इस तरह के, और वो इंडा इस तरह से उसके साथ घुल मिल जाता है कि होस्ट को पता नहीं चलता कि ये इंडा उसका है या दूसरे का है, मतलब एक उसका है दूसरे का है। ऐसा बेस्ट एग्जांपल हमारी जो कोयल है, कुक्कूज हम बोलते हैं कोयल, उसके अंदर ये ज्यादातर दिखता है कि कोयल अपने माले में इंडे को नहीं रखती। अपने जो इंडे होते हैं, अपने जो एग होते हैं वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट के अंदर रख जाती है, जिसके से क्या होगा कि उसको जो कोयल्स होती है उसको अपना नेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, अपना जो होम है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जब दूसरी जो मदर्स जो दूसरे बर्ड्स होती है वो इस जो होस्ट होते हैं वो इस उसके जो एग होते हैं उसको इंक्यूबेट करते हैं, और उसमें से जब बर्थ का जो जो इंडा इंक्यूबेट होने के बाद, एग इंक्यूबेट होने के बाद उसके अंदर से जो बर्ड्स बच्चा मतलब ऑफस्प्रिंग मिलेगी, वो ऑफस्प्रिंग देन आफ्टर जो हमारी कुक्कूज होती है वो ले जाती है, वहां से ले जाती है। अगर आपको और कुक्कूज की मूवमेंट आप अगर आपकी नियरली आप अपने आसपास एटमॉस्फेयर में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक कुक्कू होती है वो अपने नेस्ट में अपने बच्चे को मतलब अपने एग नहीं रखती, नेस्ट के दूसरे बर्ड्स के नेस्ट के में, मतलब अब दूसरे बर्ड्स मतलब उसके लिए वो होस्ट हो गए, होस्ट के अंदर अपने बच्चे रखती है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड पैराजाइटिज्म। ब्रॉड पैराजाइटिज्म मतलब पैराजाइटिज्म के 3 टाइप, एक्टो, एंडो एंड ब्रॉड, ये 3 टाइप आपको याद रखने हैं, उसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने दिया है एंडो पैराजाइटिज्म के एग्जाम्पल, मतलब वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो ह्यूमन बॉडी के और अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह के सर्वाइव होने की ट्राई करते हैं और वहां पे वो मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद ये ब्रॉड पैराजाइटिज्म के एग्जांपल है दूसरे जो दूसरा बर्ड्स का जो नेस्ट होता है उसके अंदर एक अंडा कोई और जो पैराजाइट्स बर्ड्स होते हैं वो रख जाती है, और जिसकी वजह से उसको नेस्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका बच्चा भी वहां पे गार्ड होगा, मतलब सुरक्षित होगा, उसकी जो एग है वो भी सुरक्षित होगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी यहाँ पे। यहाँ तक हमारी कंपटीशन एंड पैराटाइजेशन की ये जो दो पॉपुलेशन इंटरकनेक्ट होती है, जैसे कि एक बर्ड है दूसरे बर्ड्स के हेल्प लेती है, एक ऑर्गेनिज्म से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प लेके पैरासाइट होती है। उसके बाद दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होती है फूड रिसोर्स के लिए, लिमिटिंग और अनलिमिटिंग फूड रिसोर्स के लिए। बॉस का हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद हमारा कैनोल्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद हमारा जो बॉस ने हमारी जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया वो फॉल्स था। जब अनलिमिटेड फूड होता है तब, तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट मैक ऑर्थर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। तो दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है। आज हमारा यहाँ तक, हमारा दो लास्ट टॉपिक बाकी है, वो हम लास्ट लेक्चर के दौरान देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।